नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। हम बढ़ते बढ़ते हमारी कक्षा नंबर 9 यानी क्षेत्र मिति के त्रिभुज तक पहुंच गए। दोस्तों, हमने यहाँ ज्यामिति का त्रिभुज भी पढ़ा है, जिसमें सर्वांग समता समरूपता भी पढ़ा है। आज हम जो पढ़ेंगे वो क्षेत्र मिति का त्रिभुज पढ़ेंगे। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और याद रखना, इनके क्वेश्चन आज भी करेंगे, आज बेसिक वाले क्वेश्चन करेंगे। पर तुम इस बात को मत भूलना कि हम लोग संडे के दिन 8 तारीख को शाम को 8 बजे एक बहुत मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लाइव क्लास भी आपके लिए लेकर आऊंगा, तो वो भी आप जरूर देखना। ठीक है भाइयों, तो आज के सेशन को शुरू कर रहा हूं। आज हम लोग पढ़ रहे ला त्रिभुज, त्रिभुज पढ़ रहे ला, और त्रिभुज के अंदर भी हम लोग कौन सा क्षेत्र मिति वाला यानी क्षेत्रफल परिमाप वो वाला पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तुम गणित में कितने ही कमजोर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ने के बाद कमजोर नहीं रहेगा। पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तो है ना। और आप मुझे कमेंट से ये भी बता देना कि ये वाली जो कक्षा है ना बच्चों, ये उदयपुर से 4 मार्च को निकली है। आपके कहां पर और कितनी तारीख को पहुंची है वो कमेंट में बता देना। और याद रखना भाई, मैं आपको जैसा कि हर बार कहता हूं कि है ना, आप लोग अगर घर बैठे प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये पुस्तक आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी पुस्तक है? मैथमेटिक्स की, है ना, वॉल्यूम नंबर 3 में आती है। ये मैथ्स की पूरी पुस्तक है। साथ ही साथ जो ऑफलाइन में लाइव पढ़ा रहा हूं, जो ऑफलाइन क्लासरूम में जो पढ़ते हैं वो का वो पूरा आपको लाइव मिल जाएगा मात्र 499 रुपए में। साथ ही साथ में 10 मॉडल पेपर, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो, दोनों के लिए मॉडल पेपर मिलेंगे। और मेरे भाइयों, याद रखना, ये कंप्लीट नोट सेट भी आपको मिल जाएगा। तो आज के सेशन को हम लोग शुरू कर रहे हैं। बड़ा प्यारा सा हमारा सेशन होगा। देखो बच्चों, हमारा जो त्रिभुज होता है ना, हमारे इस त्रिभुज को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करेंगे। ट्राइंगल जो होता है ना, इस ट्राइंगल को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करेंगे। और त्रिभुज के वो 2 भाग कौन कौन से हैं? पहले भाग की अगर मैं बात करूं ना, तो त्रिभुज का वो भाग जो भुजा के आधार पर होता है। किसके आधार पर बच्चों? भुजा के आधार पर। त्रिभुज का वो भाग जो भुजा के आधार पर होता है, और त्रिभुज का वो भाग जो कोण के आधार पर होता है। कोण के आधार पर पूरी पूरी चीजें पढ़ना। और याद रखना भाई, थ्योरी का कोई क्वेश्चन पूछे ना तो कभी फंसो नहीं, है ना। इसलिए थ्योरी वाली चीजें भी पढ़ते रहना। अब क्या, एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है, और बदलते हुए पैटर्न के आधार पर अपन को बदलता हुआ पैटर्न पढ़ना भी पड़ेगा। भुजा के आधार पर हम जो पढ़ते हैं ना, एक पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन सा पढ़ते हैं? समबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं। और दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु त्रिभुज, ये हम लोग सम द्विबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। और एक हम लोग जो पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे मेरे भाइयों कौन सा? विषम बाहु त्रिभुज। ये पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज। ये 3 प्रकार के त्रिभुज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कोण के आधार पर एक हम लोग पढ़ते हैं न्यून कोण त्रिभुज। याद रखना, न्यून कोण त्रिभुज के बाद में आप लोग जो पढ़ते हो ना, वो पढ़ते हो बच्चों समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पढ़ते हो। और उसके बाद में आप लोग जो पढ़ते हो ना, वो पढ़ते हो बच्चों अधिक कोण त्रिभुज, है ना। अधिक कोण त्रिभुज, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो, बहुत अच्छी बात है। ये 2 भागों में हमने डिवाइड किया। हमने कौन कौन से भाग बनाए? हमने एक भाग बनाया बच्चों भुजा के आधार पर, दूसरा भाग हमने बना दिया किसके आधार पर? कोण के आधार पर। ठीक है ना। अब क्या क्या होता है पूरा डिटेल से पढ़ेंगे भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं। और डेली शाम को 6 बजे कक्षा अपडेट हो जाती है, आप डेली शाम को 6 बजे देख लिया करो। अब यहां पर अगर हम देखें समबाहु की बात करें, तो याद रखना समबाहु में क्या होता है? सभी भुजाएं समान होती है। सभी भुजाएं क्या होती है बच्चों? समान होती है। एक ऐसा त्रिभुज
जिसकी सभी भुजाएं समान हो। समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब दो भुजाएं समान हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं कैसी हो, समान हो। और विषम बाहु त्रिभुज, वो त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो। ध्यान रखना, सभी भुजाएं अलग अलग होती है। ये लो, सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, वो अपन से पूछा जाता है। क्लियर है? अगर मैं न्यून कोण त्रिभुज की बात करूं तो यहां याद रखना, सभी कोण 90 डिग्री से कम होने चाहिए। जितने भी कोण आप बना रहे हो ना, वो सब के सब कोण मेरे भाइयों 90 डिग्री से कम होने चाहिए। समकोण त्रिभुज की बात करूं ना, तो एक कोण, कोई भी एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। और अगर अधिक कोण त्रिभुज की बात करूं ना, तो याद रखना, कोई भी एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा, है ना, 90 डिग्री से ज्यादा। ये आप लोगों को याद रखना है। तो मेरी बात फिर से समझोगे। त्रिभुज दो भागों में डिवाइड, पहला भाग भुजा के आधार पर, दूसरा भाग कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर पहला भाग समबाहु, जिसमें सभी भुजाएं समान होनी चाहिए। दूसरा भाग सम द्विबाहु, जिसमें दो भुजाएं समान होनी चाहिए। और तीसरा भाग विषम बाहु, जिसकी सभी की सभी भुजाएं अलग अलग होनी चाहिए। और गाइज इधर आए, कोण के आधार पर तीन प्रकार। सबसे पहला न्यून कोण। न्यून कोण वो होता है जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। अरे बावड़ो, न्यून कोण हमने रेखा कोण के अंदर पढ़ा था। हमने रेखा कोण के अंदर पढ़ा था न्यून कोण कहते किसको है। तो न्यून कोण उसको कहते हैं जो कोण 90 डिग्री से कम होता है। बात रही न्यून कोण त्रिभुज की। न्यून कोण त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, और भाई साहब तीनों ही कोण 90 90 90 से कम 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 होने चाहिए। समकोण, एक ही कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी कोण 90 डिग्री के हो। बावड़ो, सभी कोण 90 डिग्री के होने से कभी त्रिभुज नहीं बनता है। अधिक कोण, केवल एक ही कोण होना चाहिए जो 90 डिग्री से ज्यादा हो। और याद रखना, यहां पर क्या याद रखोगे, यहां पर याद रखोगे कि कोणों का जो योग होता है, कोणों का जो योग होता है ना, वो मेरे प्यारे साथियों 180 डिग्री होगा। कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। अब एक कोण 90 का आ गया तो बचे हुए दोनों का योग 90 हो जाएगा, है ना। और 180 डिग्री होता है ना, उसको पाई के बराबर मानते हैं। पाई के डबल मान होते हैं, 22/7 भी होता है और 180 डिग्री भी होता है। एक बात और याद रखना कि कोई भी दो भुजाएं हैं, है ना, उन दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजाओं का योग जो होता है ना, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, योग तीसरी भुजा से बड़ा, व दो भुजाओं का अंतर, व दो भुजाओं का अंतर जो होता है ना, दो भुजाओं का अंतर है तीसरी भुजा से छोटा होता है। तीसरी भुजा से छोटा होता है। बस इतना याद रखो। हमने क्या बात बोली? हमने कहा कि कोई भी दो भुजाएं ले लो, है ना, उन दो भुजाओं का योग जो होगा ना, वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, है ना। और कभी भी दो भुजाएं ले लो, दो भुजाओं का जो है ना, दो भुजाओं का जो अंतर है ना, वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, है ना। इधर हमने बोल दिया तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अब मुझे जहां तक पता है आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो कक्षाएं हम पढ़ रहे हैं, इनकी पीडीएफ है वो लक्ष्य जूनियर के टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को मिल जाएगी। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी साथी एक बार, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो गाइज अब बात करते हैं हम आगे की। बहुत बेसिक से पढ़ना है। देखो क्या होता है, आप बड़े ध्यान से समझेंगे। ये हमारा एक त्रिभुज है
और ये जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज की सभी भुजाएं हमारे लिए समान है। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज की सभी भुजाएं हमारे लिए क्या है? समान है। अब देखो मेरी बात को समझो, इस भुजा को मैं ए मान लेता हूं, तो इस भुजा को भी मुझे ए मानना पड़ेगा, है ना। उसको ए माना तो इसको भी मुझे क्या मानना पड़ेगा? ए मानना पड़ेगा। और इसको भी मुझे क्या मानना पड़ेगा? ए मानना पड़ेगा। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना, क्योंकि तीनों भुजा समान है। ये होती है बच्चों इसकी ऊंचाई, और ये ऊंचाई होती है तो इसको एच मानना पड़ेगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाली जो भुजा हो जाएगी ना, इसको हम लोग क्या मानेंगे? एच। एच का मतलब ये हो चुका है ऊंचाई। अब मेरी बात को सुनो, हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं। अब हम लोगों ने कहा कि बच्चों त्रिभुज, है ना, हम यहां पर नाम लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज। हम पहले जो बात कर रहे हैं ना, वो समबाहु त्रिभुज की कर रहे हैं। और समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है जी? समान। अब याद रखना, अगर यहां तुम कोण के आधार पर पढ़ोगे ना, तो बच्चों कोण के आधार पर हमें नहीं पढ़ना है, हमें क्षेत्रमिति में केवल यही पढ़ना है। ये तो ज्योमेट्री के अंदर है बाबू, हमें क्षेत्रमिति में यही पढ़ना है। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें ना, तो तुमको एक काम करना है। सबसे पहले नाम लेना है भुजा का, और भुजा की बात करें तो भुजा ए होती है। ठीक है, मैंने लिख दिया। उसके बाद में बच्चों हम परिमाप की बात करते हैं, तो तुम लोगों को एक परिमाप नाम से एक चीज याद रखनी है। परि का मतलब चारों तरफ होता है, माप का मतलब माप होता है। तो जितनी भुजाएं हैं, सभी भुजाओं का टोटल योग करो। जब आयत पढ़ा था ना, मैंने तब भी कहा था कि सभी चारों भुजाओं का योग आयत का परिमाप होता है। यहां पर भी मैं यही कहूंगा कि तीन भुजाएं हैं, और तीनों भुजाओं का टोटल करोगे तो बच्चों वो भी परिमाप होगा, है ना। तो याद रखना, यहां तीनों भुजाएं समान हैं, तो 3a कर दिया, है ना। अब हम बात करते हैं बच्चों त्रिभुज की ऊंचाई। अगर हम लोगों से पूछ ले, याद रखना, ऊंचाई समबाहु त्रिभुज में ही पूछी जाएगी। सम द्विबाहु त्रिभुज में, विषम बाहु त्रिभुज में ऊंचाई नहीं पूछी जाती। ऊंचाई केवल इसी में पूछी जाएगी। ऊंचाई होती है बच्चों √3/2 और गुणा में भुजा। बस इतना सा आपको काम करना है, ये ऊंचाई का फॉर्मूला हो गया। और अगर हमको कोई पूछ ले बच्चों कि सर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम इसको क्षेत्रफल पूछेंगे √3/4 और गुणा में पूछेंगे भुजा स्क्वायर। और मेरे भाइयों ध्यान रखना, मेरा एक टारगेट है कि जिस दिन आपका एलडीसी का एग्जाम हो, एलडीसी के एग्जाम से पहले पहले मैं पूरा बेसिक से कोर्स कराई दूं, आपके पीवाईक्यूज कराई दूं, आपकी प्रैक्टिस करवाई दूं, और आपकी गणित की इतनी भयंकर प्रैक्टिस हो जाए कि आपको जिंदगी में दोबारा कभी गणित के नाम से डरने का मौका ही नहीं मिले। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इधर सुनो, ये हमारे फॉर्मूले हो चुके हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखो, यहां से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? ये समबाहु त्रिभुज हो गया, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। अब हम बात करेंगे बच्चों उस त्रिभुज की जिसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या नाम है? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज नाम भी है, और साथ ही साथ में हम लोग इसका एक नाम और ले लेते हैं, वो ले लेते हैं बच्चों विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है ना, दोनों त्रिभुज को हम एक साथ पढ़ेंगे। पहले हम इनके फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, फॉर्मूले पढ़ने के बाद मैं इनके क्वेश्चन भी करवाऊंगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन तो मैं अभी करवा दूंगा, और कुछ क्वेश्चन हम संडे को जो स्पेशल क्लास ले रहे हैं ना, उसके अंदर पूरे क्षेत्रफल के टॉपिक ही कर लेंगे, है ना। कंप्लीट क्षेत्रफल के टॉपिक के क्वेश्चन हम लोग संडे को ही निपटा देंगे। ठीक है, इधर सुनो, देखो आप लोगों ने छोटी कक्षाओं के अंदर बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, और फॉर्मूले का नाम है हीरोन का सूत्र। क्या है बच्चों? हीरोन का सूत्र। हीरोन का फॉर्मूला जो होता है ना, उसकी बात करेंगे। और तुमने छोटी कक्षाओं के अंदर हीरोन का सूत्र पढ़ा भी होगा, ऐसे पढ़ा होगा
अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये पढ़ा होगा आपने, आपको याद तो आ जाएगा क्योंकि कक्षा 10 के अंदर त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज का एरिया निकालने का यही फॉर्मूला काम में आता था। ये हीरोन का फॉर्मूला हो गया। मैं एक दूसरा फॉर्मूला और पढ़ लेता हूं। ये जो एस होता है ना बच्चों, एस को हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं? एस को बोलते हैं बच्चों अर्ध परिमाप। ये लो, अर्ध परिमाप क्या होता है? आधा परिमाप। अर्ध परिमाप बोले तो आधा परिमाप होता है, और आधा परिमाप बोले तो बच्चों याद रखना, पहली भुजा ए, दूसरी भुजा बी, तीसरी भुजा सी, तीनों भुजाएं ए प्लस बी प्लस सी, और बट्टा में आप लोगों को करना होगा 2। ये आपको ध्यान रखना है, ये एस का मान आ गया। अगर यहां आप लोगों को कोई कहे कि गाइज परिमाप का फॉर्मूला बताओ, तो मैं इतना बोलूंगा, तीनों भुजाओं को जोड़ दो। अब आप ये कहोगे सर हमने पिछले पेज के अंदर हमने अभी अभी पढ़ा कि परिमाप तो 3 गुना भुजा होता है ना, तो बेटा 3 गुना भुजा में वहां करूंगा जहां पर मेरी तीनों भुजाएं समान होगी, है ना। 3 गुना भुजा में वहां करूंगा जहां तीनों भुजाएं समान होगी। यहां तो बावड़ो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो मैंने कह दिया कि तीनों भुजाओं को जोड़ दो, आप लोगों का परिमाप आ जाएगा। क्लियर है? डन डनाडन है। अब मैं यहां पर बात करूंगा मेरे भाइयों समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्राइंगल की। यह आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की अगर मैं बात करूं ना, तो आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी। कोण के आधार पर न्यून कोण भी होता है, कोण के आधार पर अधिक कोण भी होता है, पर तुमको ध्यान रखना है कोण के आधार पर सबसे सिस्टमेटिक तरीके से अगर कोई होता है ना, तो वो होता है हमारा समकोण त्रिभुज। अभी हम लोग जो बात करेंगे ना बच्चों, वो करेंगे समकोण त्रिभुज की बहुत बढ़िया तरीके से। अब आप कहोगे मार साहब वो समकोण त्रिभुज कई होवे, तो मैं कहूं बच्चों ये समकोण त्रिभुज ये होता है। अब समकोण त्रिभुज तो आपने देख ही लिया, ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है गाइज, और इस समकोण त्रिभुज के अंदर हमने कलर भर दिया। ये लो, ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है। अब समकोण त्रिभुज की अगर मैं आपको कहानी समझाऊं तो आपको बड़ा मजा आएगा, और आपको क्या मजा आएगा वो भी सुनो। ये जो भुजा होती है ना बच्चों, इस वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं आधार, यानी बेस बोलते हैं, ठीक है। ये वाली जो भुजा होती है ना, इसको बोलते हैं बच्चों लंब, यानी हाइपोटेनियस। और ये जो होता है ना बच्चों, ये होता है कर्ण, यानी परपेंडिकुलर। ये कर्ण होता है जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये 3 भुजाएं होती हैं, एक आधार होगा, एक लंब होगा, एक कर्ण होगा। और आपको एक बात और सोचनी होगी, यहां एक प्रमेय काम करती है जिसको बोलते हैं बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि आप आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करोगे तो बच्चों कर्ण का स्क्वायर आएगा। पाइथागोरस प्रमेय ऐसी ऐसी बातें बोलती है। अब आपको अगर ऐसा करना है तो बिल्कुल कीजिएगा गाइज। हाँ, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नहीं, ये तो मजा नहीं आएगा, है ना। ये लो, अब क्या होता है मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए यहां पाइथागोरस प्रमेय लगी, आधार आ गया, लंब आ गया और कर्ण। अब एक चीज याद रखना, देखो मेरी बात को सुनो। ये हम लोगों ने एक आयत बनाया और सीधा बीचों बीच काट दिया। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं ऐसे करके ऐसे कर दूं, इस डायग्राम में इस डायग्राम में कोई फर्क थोड़ी है। ये भी तो आयत है, वो भी तो आयत है या नहीं है। तो आप लोग एक चीज सोच करके देखो, मैं आपसे छोटी सी बात पूछूंगा, आप मुझे बताना। ये मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है।
और ये डायग्राम बनाने के बाद में मैंने इसको इधर से भी बना दिया, ये लो। अब एक बात ये सोच के देखना, ये आयत है पूरा का पूरा है या नहीं है, अभी आपको और पता लग जाएगा, अभी आपको और पता लगेगा, मैं बता देता हूं। ये लो, देखो ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है आपको, ये आपको हो सकता है कलर नहीं दिखे, देखो मेरी बात को समझो, ये एक समकोण त्रिभुज है, पता लग गया आपको, और ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन इसके अंदर याद रखना मैंने पूरा आयत बनाया, और आयत के अंदर ये वाली जो भुजा होती है ना बच्चों, इसको हम लोग लंबाई बोलते हैं, इस वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, लंबाई, इस वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, चौड़ाई। अब मैंने क्या किया, ये पूरा आयत था, बीच में से एक लाइन निकाल दी, जैसे मैंने यहां निकाली, और अब इस आयत को हम लोगों ने बना दिया त्रिभुज। वरना तुमको पता है जब ये आयत होता था तब ये लंबाई होया करती थी, और ये आयत होता था तो ये बच्चों चौड़ाई होया करती थी, ये लो इतना ही तो था। अब हमको क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, पर लंबाई गुणा चौड़ाई कौन सा होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है गाइज यहां से शुरू करके ऐसे जाके ऐसे आना, ये लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। हमको पूरा थोड़ी करना है, हमको तो आधा करना है, तो 1/2। अब मेरी बात सुनो, लंबाई को हमने आधार बोल दिया जब त्रिभुज नाम आ गया, लंबाई को हमने आधार बोला जब नाम त्रिभुज का आया, और चौड़ाई को हमने लंब बोला, तो हम इतना कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होगा ना बच्चों, ये ध्यान रखना, इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2, और याद रखना लंबाई को तो आधार बोल दिया है हमने, तो 1/2 गुणा आधार, और गुणा में क्या होगा, ऊंचाई होगा, बस ये ध्यान रखना है। और परिमाप जो हो जाएगा ना, परिमाप हो जाएगा बच्चों तीनों भुजाओं का योग, परिमाप क्या होगा, तो परिमाप होगा मेरे भाइयों तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, बस इतना सा ध्यान आपको रखना है, इसके अलावा अपन को और कुछ भी नहीं करना है। बोलो क्लियर है क्या, ये बेसिक बेसिक चीजें याद रखनी है। समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, और क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा, ये आधार हो गया जिसको लंबाई भी बोल सकते हो, ये ऊंचाई हो गया जिसको लंब भी बोल सकते हो, है ना, ऊंचाई भी बोल सकते हो, और ये परिमाप तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। अब क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पाइथागोरस के लिए ऑलरेडी सेट होती है, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से पहले से ही फिक्स होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, याद रखना बच्चों, एक भुजा 3 ले लो, एक भुजा 3 होगी, एक भुजा 4 होगी, एक भुजा 5 होगी, सबसे बड़ी भुजा को आप लोगों को कर्ण बोलना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज में यही होता है, आप ध्यान रखेंगे। यहां हमने कर्ण बोला, तो बेटा याद रखना है कर्ण नाम की जो भुजा है ना, यह हमेशा बड़ी होती है आधार से, और कर्ण नाम की जो ये भुजा है ना, ये बेटा हमेशा बड़ी होती है लंब से, और ये कर्ण नाम की जो भुजा है ना, ये बच्चों छोटी हो जाती है कब, जब आप लोग आधार को और लंब को आपस में जोड़ देते हो, आधार और लंब को आपस में जोड़ोगे तो ये भुजा छोटी मानी जाएगी, ठीक है ना, क्यों, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने बच्चों किया आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, क्यों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। मतलब तुम एक चीज और सोचो, आधार की अगर मैं बात करूं तो 3 मान लो, लंब की बात करूं तो 4, और कर्ण की बात करूं तो 5। सोच के देखो बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है,
9 + 16 बराबर 25 होता है। बस इतना ही करना है। 9 + 16 बराबर कितना होगा? 25। इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये पाइथागोरस की वैल्यू। अब ध्यान से समझो। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं तुमको दी गई हो, मान लो वो तीनों भुजाएं 3, 4, 5 हो, तो जैसे मैंने मान लो ऐसा एक अलग क्वेश्चन है कि मेरे पास एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 है। जब मुझे डायरेक्ट तीन भुजाओं का पता लगा कि तीनों भुजाओं का टोटल योग, सॉरी तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं जी, तो मुझे पता लगा तीनों भुजाएं हैं 3, 4, 5। जब मुझे भुजाओं का पता लगा तो मेरे माइंड में तुरंत घुसा कि यार 3, 4, 5 है, तीनों भुजाएं अलग अलग है, क्या मैं इसको विषम बाहु बोल सकता हूं? तो मैंने कहा बिल्कुल बोल सकते हो बच्चों, ये तो वास्तव में विषम बाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन तुरंत मेरे माइंड में आया कि भाई ये 3, 4, 5 तो है, लेकिन इसके अंदर तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगती है, पाइथागोरस प्रमेय भी लगती है। भाई अगर इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगती है तो फिर तो ये समकोण भी है। अब याद रखो, चाहे तो तुम विषम बाहु का फॉर्मूला लगा के इसके उत्तर निकालो क्षेत्रफल के, चाहे तुम समकोण का तरीका लगा के फॉर्मूले से उत्तर निकालो, आंसर दोनों का सेम आएगा। लेकिन बड़े मजे की बात है, मजे की बात यह है कि जब समकोण से आंसर निकालोगे तो आंसर निकालने में टाइम नहीं लगेगा, और जब विषम बाहु से निकालोगे ना तो टाइम लगेगा। क्योंकि याद रखना, विषम बाहु में टाइम लगेगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला बड़ा है, उस बड़े फॉर्मूले को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये तुमको याद रखना है। अगर तुमको पता लग जाए कि कौन सा त्रिभुज समकोण है, मतलब पाइथागोरस की वैल्यू है, तुमको पता लगे कि यह पाइथागोरस की वैल्यू है, तो उसके साथ वैसा ट्रीट करना मजा आएगा। अगर तुमको पता नहीं लगे कि गाइस ये पाइथागोरस की वैल्यू है या नहीं है, नहीं पता लगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, विषम बाहु तो लगा ही सकते हो ना। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो सुनो। आपको ध्यान रखना है बच्चों 3, 4, 5 का, 6, 8, 10 का, 5, 12, 13 का, 24, 7, 25 का, 15, 8, 17 का, 40, 9, 41। उम्मीद है मुझे कि अगर परीक्षा के अंदर समकोण त्रिभुज का कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो भाई वो क्वेश्चन यहीं से फिक्स हो जाएगा, ये मुझे उम्मीद है ना। और अगर यहां से फिक्स हो गया ना तो भाई मजे ही कुछ अलग ही होंगे। ये क्या हुआ भाई? है। हाँ, तो ये तुम लोगों को ध्यान रखना है। अगर पाइथागोरस से कोई क्वेश्चन आया, समकोण त्रिभुज का कोई क्वेश्चन आया, तो हमारी जो वैल्यू है ना यही काम आने वाली है। आपको पता है 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। 36 और 64 भी 100 होते हैं, 36 और 64 भी 100 होते हैं, इधर भी 100 होते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ध्यान दीजिएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो इनको जोड़ने पर भी तो 169 ही होता है। तो ये पाइथागोरस की ही वैल्यू होती है। आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये वाली वैल्यूज हैं, है ना, ये वाली वैल्यू है, इनका आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वैल्यू है, क्लियर है ना। तो इतना सा आप लोगों को याद रखना। अब हम लोग चलते क्वेश्चन की ओर। जैसे मान लो, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मेरे सामने पहला ही क्वेश्चन आ गया। एक त्रिभुज, एक त्रिभुज जिसकी भुजा, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं, जिसकी भुजाएं 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर है। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर है, तो इस त्रिभुज का, तो इस त्रिभुज का
परिमाप, तो इस त्रिभुज का परिमाप व क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस त्रिभुज का परिमाप व क्षेत्रफल क्या होगा? बस इतना सा ध्यान रखना है। चलो हम लोगों को बताना है कि परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालना है, क्या करना है। यार ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अब आपके माइंड में दो चीजें आएगी। आप मन ही मन में सोचोगे कि मार साहब ओके हुई, 6 मीटर भी है, 8 मीटर भी है, 10 मीटर भी है। मुझे पहली बार में ऐसा लगा कि भाई तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। जब मुझे लगा कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो मैंने मन ही मन में सोचा कि यार ये तो विषम बाहु त्रिभुज होगा, ये तो वो त्रिभुज होगा जिसकी भुजाएं अलग अलग हैं। मतलब मैं इसको विषम बाहु त्रिभुज बोल सकता हूँ क्या? आपने कहा यस सर, क्यों नहीं बोल सकते? अगर बोल सकते हो तो चलो पहले एस का मान निकालो। ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 लगाओ। ए का मान 6, 8, 10 बट्टा 2, 8 और 6 14, 24, 24 में 2 का भाग दिया 12, है ना? एक बार फिर देखते हैं। हाँ, 8 और 6 14 और 10 24, 24 में 2 का भाग दिया तो बच्चों आ गया कितना? 12। ये हमारा एस का मान आ गया। अब चलो फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या था हमारा विषम बाहु वाला? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारा फॉर्मूला था। चलो बच्चों, हम लोग सबसे पहले एस का मान रखते हैं। हमने अभी अभी निकाला, अंडर रूट के अंदर एस का मान 12 आ गया। अंडर रूट के अंदर एस का मान कितना आया? 12। एस माइनस ए, चलो 12 में से पहली भुजा घटाओ। मैंने कहा सर 12 में से 6 घटाऊंगा तो 6 बचेगा। 12 एस में से दूसरी भुजा घटाओ, 12 में से 8 घटाऊंगा तो 4 बचेगा। चलो बच्चों तीसरी भुजा घटाओ, 12 में से 10 घटाऊंगा तो 2 बचेगा। आपने कहा यस, चलो इसका हल कर देते हैं। देखो बच्चों, 6 को 2 से गुणा किया 12 आया। अंडर रूट में आ गया बच्चों 12 गुणा 4 आ गया। देखो 12 तो अपनी जगह से पहले से था, 6 गुणा 2 को भी हम लोगों ने 12 लिख दिया और 4 तो 4 की जगह है ही। 12 गुणा 12 का जब अंडर रूट करोगे तो 12 आएगा, 4 का अंडर रूट करोगे तो 2 आएगा। 12 गुणा 2 24, और अगर ये मीटर है तो बच्चों मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पर आपको जब ये पता लग जाए कि भाई इतना बड़ा करने से कुछ नहीं होगा, है ना, हम लोग एक छोटे से सॉल्यूशन से भी तो इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं कहूंगा क्यों नहीं निकाल सकते? आप कोशिश तो कीजिएगा। तो हम लोग जब कोशिश करने लगे ना बच्चों, तो कोशिश करने लगे तो हमारी कोशिश ऐसे हुई, जरा ध्यान से समझो। हमने कहा 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर। अरे जब पता लग चुका है कि यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं, फिर से समझिएगा, जब पता लग चुका है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मान लो। आप कहोगे यस सर, सबसे बड़ी भुजा तो वैसे ही कर्ण होती है। अब इनमें एक भुजा को बच्चों आधार मान लो और एक भुजा को बच्चों लंब मान लो। एक भुजा आधार है और दूसरी भुजा लंब है। हमने कहा चलेगा, एक काम करो, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, या आधार गुणा लंब एक ही बात है जी। आधार गुणा लंब मान लो, आधार गुणा ऊंचाई मान लो, कई फर्क पड़े जी? कुछ ही फर्क नहीं पड़े। तो हमने कहा 1/2 अपनी जगह होगा, आधार का मान 6 मान लेता हूं और लंब का मान 8 मान लेता हूं। 2 का भाग 6 में 3 बार, 8 गुणा 3 24 आ गया और ये मीटर स्क्वायर हो गया। बोलो इससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा? ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाइयों, ऐसे प्रश्न आते हैं, है ना? इसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे कल की कक्षा में भी। हम लोग त्रिभुज को ही पढ़ेंगे, ध्यान रखना। आपको मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए,
पूरी की पूरी मैथमेटिक्स, टॉपिक टू टॉपिक, बहुत प्यारे से क्वेश्चन चाहिए ना, तो आपको करना कुछ नहीं है, आप सीधा सा मुझे प्यारा सा एक मैसेज करना व्हाट्सएप के ऊपर, इस वाले नंबर पर 7734 पर 888555 पर एक प्यारा सा मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, उसके अंदर एलडीसी लिख के शेयर करना। जैसे ही एलडीसी लिख के शेयर करोगे, आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर एक लिंक आएगा, उस लिंक को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप चैनल में पहुंच जाओगे, वहां पर मैं डेली क्वेश्चंस अपडेट करता हूं पीवाईक्यूज वाले। तो तैयार रहना सभी, बाकी बातें हम लोग आगे करते रहेंगे। चलो बच्चों, ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन हुआ। ऐसे करना है, जब मैं आपको कल की कक्षा में पीवाईक्यूज करवाऊंगा ना, तो आपको आंसर देना है। अब जब भी तुम्हें दिखे यहाँ भुजाएं अलग अलग हैं, तो मेरे भाइयों दो बातें माइंड में लाना। क्या ये समकोण त्रिभुज वाला पाइथागोरस है? आपका दिल कहे नो बाबू नो, तब तो कोई बात नहीं। आपका दिल कहे समकोण वाला है, तब तो ये लगा देना। समकोण वाला नहीं हो तो बच्चों फिर ये लगा देना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, है ना। देखो, एक त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं, जिसकी भुजाएं 10 मीटर व 12 मीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं 10 मीटर व 12 मीटर है, तो बताइए, तो बताइए इसका, तो बताइए इसका परिमाप व क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताइए इसका परिमाप व क्षेत्रफल क्या होगा। और याद रखना भाई, है ना, क्षेत्रफल क्या होगा। और एक बात आप लोग याद रखना इस बात को बड़े प्यार से, कि आज हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे, हमने फॉर्मूले पढ़े, और फॉर्मूले पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को जो कल की कक्षा है ना, उस कल की कक्षा के अंदर मैं आप लोगों को और समझाऊंगा। और कल की कक्षा के अंदर मैं आप लोगों को क्या समझाऊंगा, जो हमारे पीवाईक्यूज है ना, उनको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे कल की कक्षा के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, आप देखो, बड़े प्यारे तरीके से समझने की कोशिश करना। समद्विबाहु त्रिभुज भाई, दो भुजाएं समान है, समद्विबाहु बोला ना, दो भुजाएं समान है। चलो हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण कर देते हैं। हम लोगों ने यहाँ एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया, 10 मीटर और 12 मीटर है। अब एक समस्या है, 10 मीटर और 12 मीटर है, तो क्या मैं ऐसा लिखूं, या फिर क्या मैं ऐसा लिखूं, क्या मैं 10 10 12 लिखूं, या 12 12 10 लिखूं। क्योंकि मेरे सामने है सम द्विबाहु, दो भुजाएं समान है। क्या मैं 10 वाली दो भुजाओं को समान मानूं, या फिर 12 वाली दो भुजाओं को समान मानूं। अगर मैं 10 वाली दो भुजाओं को समान मानूंगा ना, तो 10 प्लस 10 प्लस 12 उत्तर आएगा। 10 और 10 20 और 12 32। अगर मैं 12 12 वाली समान मानूंगा ना, तो बेटा उत्तर 34 आएगा। क्योंकि जब हम लोग परिमाप निकालेंगे तो सभी भुजाओं को जोड़ेंगे। तो हमारे सामने एक बड़ी समस्या है, पर बच्चों आपको बड़ी समस्या नहीं रखनी है। जो पहली भुजा है उसको डबल मानना है, और कुछ नहीं करना। पहली भुजा को डबल मानना, पहली भुजा को डबल मानोगे तो इधर भी 10, इधर भी 10 और इधर 12। पहली भुजा को डबल मानना है, ठीक है। ये आ गया मेरे प्यारे भाइयों परिमाप। और परिमाप के अंदर क्या होगा, परिमाप में होगा बच्चों 10 प्लस 10 प्लस 12। परिमाप में क्या होगा, 10 प्लस 10 प्लस 12 होगा। और बट्टा में दो, देखो 10 प्लस 10 प्लस 12 हो गया, 10 और 10 20 और 12 32। ये बच्चों 32 मीटर हो गया। अब हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है हमारा। फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले एस की वैल्यू रखनी है। एस का मान कैसे निकालोगे, तो एस का मान निकालोगे, तीनों भुजाओं को जोड़ोगे, और तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग दोगे। तीनों भुजाओं को जोड़ने पर 32 आया,
32 में 2 का भाग दोगे तो 16 आया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों? फॉर्मूला हमारा था अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हमारा फॉर्मूला तो यही था ना? आप भी कहोगे यस सर, फॉर्मूला तो यही था, फॉर्मूले में तो कोई समस्या नहीं है। तो मैं आपको क्या कहूंगा बच्चों? मैं आपको ये कहूंगा, तो एक काम कीजिए बच्चों, आप s का मान रखिए, s का मान 16 है, ये लिखा 16 गुणा 16 में से पहली भुजा s में से एक घटाओ, 16 में से पहली भुजा गई तो बच्चों 16 में से 10 गया, माफ कीजिएगा 16 में से 10 गया 6, पहली भुजा, दोबारा भी दूसरी भुजा बी, वो भी तो 10 माना ना अपन ने, अरे पहली भुजाई तो डबल मानी है, तो वापस 6, और 16 में से तीसरी भुजा 12 घटाओ तो 4 बचेगा। याद रखो 16 का अंडर रूट 4, 6 गुणा 6 36 का अंडर रूट 6 है ना, 16 का 4, 36 का 6, 4 का अंडर रूट 2, 6 गुणा 4 24, 24 का डबल 48, और ये मीटर स्क्वायर हो गया। ऐसे अपन को क्वेश्चन करने हैं, जब हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन आ जाए तो यही तरीका आप लोगों को लगाना है। बोलो क्लियर हुआ? अब मैं आपको बताता हूं कि जब आपके सामने अगर क्वेश्चन आए कि यदि यदि एक समबाहु त्रिभुज, यदि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसका जिसका परिमाप जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 60 अंडर रूट 3, 60 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यार ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, याद रखना। और हाँ, पीवाई क्यूज भी करेंगे, ये मैं सोचना कि आसान आसान कर रहे हैं, पीवाई क्यूज भी करेंगे, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन करेंगे। हमें त्रिभुज के लिए कल की कक्षा भी और करनी पड़ेगी, कल भी हम लोग त्रिभुज के क्वेश्चन करेंगे, तो हम टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्त तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना बाबू भैया? बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, कोशिश करते रहना है। ये लो जी, अब मैं एक बात बताऊं कि आपको, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60√3 है। बच्चों एक काम करिएगा, परिमाप बोलते किसको हो? परिमाप बोलते हो जहां चारों भुजाओं, तीनों भुजाओं का योग होता है। परिमाप आपका अगर 60 अंडर रूट 3 है ना, तो ये भी समझो कि ये 3 गुना भुजा के बराबर है। अरे तीनों भुजाओं का योग किया तभी तो परिमाप आया होगा ना, तो 3 गुना भुजाई तो परिमाप हुआ ना। आप कहोगे यस सर, आपको पता कैसे लगा? अरे होता ही यही है। अब मुझे एक बात बताओ, जब 3 गुना भुजा किया तो यह आया, अगर हमें केवल भुजा का मान निकालना होता तो बेटा क्या करना होता? 60√3 में 3 का भाग देता, 3 का भाग 20 बार, 20 अंडर रूट 3 और मीटर हो जाता। आप कहोगे सर ये अंडर रूट वाला मामला जब से लगता है ना हमें समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको बड़ी प्यारे तरीके से बात बता दूं, तुम्हें कुछ नहीं करना बच्चों, तुम्हें क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं ना, वो होता है अंडर रूट 3/4 गुना होता है बच्चों भुजा स्क्वायर, ये होता है। चलो ठीक है, आप एक काम करिएगा, है ना, अंडर रूट 3/4 अपनी जगह ही रहेगा, ठीक है, गुना भुजा स्क्वायर 20 अंडर रूट 3 गुना 20 अंडर रूट 3, इतना ही तो करना है। अब एक काम करो बच्चों, 4 का भाग 20 में दे दो 5 बार, 20 गुना 5 100 हो गया। बच्चों अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुना करोगे तो केवल 3 आएगा, और अंडर रूट 3 हमारे पास रहेगा।
यानी 300 √3 मीटर स्क्वायर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये अभी तक मैंने आपको केवल फॉर्मूला समझाया है। ये मत सोचना कि हमने क्वेश्चन कर दिए। अरे अभी तो मैंने फॉर्मूला लगाना बताया है कि तुमको फॉर्मूला कैसे लगाना है। अभी तो कल की कक्षा आएगी, उसके अंदर हम लोग पीवाईक्यूज पढ़ेंगे, उसके अंदर हम लोग बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, अगली कक्षा का वेट करना है जो कि कल आने वाली है। तो मेरे भाइयों, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो बहुत प्यारी सी किताब आप लोगों के लिए है, बहुत शानदार सी किताब आप लोगों के लिए है। और मेरे भाइयों, सभी बुक्स भी मिलेगी, मैथ्स की बुक्स भी आप लोगों के लिए है, ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, पूरा का पूरा लाइव कोर्स भी है, मॉडल पेपर भी है। इस बार एलडीसी एग्जाम निकलना चाहिए। बाकी बातें हम लोग करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। कल की कक्षा पीवाईक्यूज के साथ आएगी। ओके, थैंक यू।